हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये रोटेशनल मोशन में किस तरीके से स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट लगाया जाता है उस पर बेसिक प्रॉब्लम ले रहे हैं। इसमें जनरली बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो एक प्रॉब्लम के थ्रू मैं इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक सिचुएशन ये ले ली है कि आप देख सकते हैं ये एक डिस्क है, ये एक रिंग है और ये एक ब्लॉक है मास m का। स्ट्रिंग के एक एंड से रिंग को कनेक्ट कर दिया है, दूसरे एंड से ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया है मास m का, और ये दिया है कि स्ट्रिंग कहीं पर भी स्लाइड नहीं कर रही है, स्ट्रिंग डज नॉट स्लाइड एनीवेयर। तो हमें बताना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगी इस केस में। इक्वेशन ऑफ मोशन मैं यहाँ पर लिख दूंगा, उसके बाद सॉल्व आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जो भी सिचुएशन में पूछा जाएगा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि किस किस तरीके का मोशन होगा। मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पर ये डिस्क रोटेट कर रही है विद एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमने अज्यूम कर लिया है, अगर एल्फा अपोजिट साइन के साथ आएगा तो अपने आप एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और मैं ये भी अज्यूम कर लेता हूँ कि मास कैपिटल M ऊपर ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और रिंग के केस में रिंग का सेंटर ऑफ मास AC से नीचे आ रहा है, और रिंग भी रोटेट कर रही है। और रिंग इस तरीके से रोटेट कर रही है, मान लीजिए कि हम उसको क्लॉकवाइज ही मान लेते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा। इसमें से हमारे पास सब चीज़ें हमने जिस डायरेक्शन में ली हैं उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस लिखेंगे, और कैलकुलेट करने पर बेसिकली इन चारों अननोन अल्फ़ा ए सी और अल्फ़ा 1 में से जो भी नेगेटिव आता है उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो हमें सोचने की कोई खास ज़रूरत नहीं है कि इसमें हमने ये डायरेक्शन क्यों ली है। ओके, अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। डिस्क के लिए अगर हम लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले समझने की कोशिश करें यहाँ पर कि डिस्क अगर रोटेट कर रही है तो ऐसे केस में स्ट्रिंग जब स्लाइड नहीं करती है तो फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है डिस्क और स्ट्रिंग के बीच में, और उस फ्रिक्शन की वजह से टेंशन दोनों तरफ डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर टेंशन T1 और T2 ये दो अलग अलग टेंशन होंगे, और ये टेंशन डिस्क पर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा और ब्लॉक पर ऊपर की तरफ लग रहा होगा टेंशन T2। तो अब अगर हम इक्वेशन लिखते हैं डिस्क की इक्वेशन, तो T1 का टॉर्क T2 के टॉर्क से ज़्यादा होगा, और T1 और T2 का जो टॉर्क होगा T1 माइनस T2 इंटू R, ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा mr²/2 इंटू एल्फ़ा। ये मैंने टॉर्क इक्वल टू आई इंटू एल्फ़ा की इक्वेशन लिख दी। तो इसको आप चाहेंगे तो इसको थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। तो आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, एक R कैंसिल हो जाएगा, mr अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। ये एक इक्वेशन आपके पास आ जाती है। अब आप देखें कि ब्लॉक के लिए आप एक्सेलरेशन लिखना चाहेंगे इक्वेशन, तो क्या होगी। ब्लॉक सीधे सीधे ऊपर मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, ब्लॉक पर ऊपर T2 लग रहा है और नीचे फोर्स लग रहा है कैपिटल mg। तो इसके लिए सिंपल इक्वेशन आ जाएगी T2 माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए। ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाती है। डिस्क और ब्लॉक का हो गया। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं रिंग पर। तो रिंग पर अगर हम देखते हैं तो रिंग के लिए ट्रांसलेशन मोशन देखेंगे अगर, तो ट्रांसलेशन मोशन के लिए नीचे इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन AC है, और इस पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से होंगे। नीचे mg लग रहा है और ऊपर T1 लग रहा है। तो mg और T1 का जो रिजल्टेंट होगा mg माइनस T1, ये इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा m इंटू AC। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाती है थर्ड इक्वेशन। अब इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। इसके रोटेशन के लिए T1 का टॉर्क इसको प्रोवाइड कर रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अगर आप देखें तो mg का टॉर्क तो 0 हो जाएगा, तो T1 का टॉर्क इसको एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा अल्फ़ा 1 जो हमने लिया है। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी T1 इंटू R/2। टॉर्क ले रहा हूँ मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं। तो T1 इंटू R/2 इक्वल टू, ये रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, तो mr²/4 हो जाएगा यहाँ पर, बिकॉज R इक्वल टू R/2 है, इंटू अल्फ़ा 1। ये इक्वेशन 4 हो जाती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल अननोन हमारे पास कितने हैं। टोटल अननोन हमारे पास यहाँ पर 6 अननोन हैं। आप देखिए A है, AC है, अल्फ़ा 1, T1 एंड T2। तो ये 6 टोटल आपके पास अननोन है। अगर आप इनकी सबकी वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं तो आपके पास 6 इक्वेशंस बननी चाहिए, और हमारे पास 4 इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब 2 इक्वेशंस बची हैं। वो 2 इक्वेशंस कहाँ से आएंगी, वो 2 इक्वेशन आएंगी कंस्ट्रेंट रिलेशन से। तो कंस्ट्रेंट अगर हम लगाते हैं तो स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट हमें पता है कि स्ट्रिंग के दोनों एंड्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के अलॉन्ग सेम एक्सेलरेशन से मूव करने चाहिए। तो
तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ कैपिटल आर इंटू अल्फा होगा और इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ क्या है ए। तो इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए स्ट्रिंग के दोनों एंड्स, तो ए इक्वल टू आर अल्फा आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो एक इक्वेशन आपके पास कंस्ट्रेंट से और आ रही है क्या, ए इक्वल टू आर अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाती है। एक इक्वेशन की ज़रूरत और है, वो आपके पास कहाँ से आएगी, वो आप इस वाले दूसरे एंड पर देखेंगे अगर, तो दूसरे एंड पर ये वाला एंड कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा, प्योर रोटेशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा कितना, आर अल्फा। और इस वाले एंड का एक्सेलरेशन देखेंगे तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों की वजह से आएगा। ट्रांसलेशन की वजह से इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए सी होता और रोटेशन की वजह से इस पॉइंट का ऊपर एक्सेलरेशन आर बाय 2 अल्फा 1 होता। तो नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन नेट अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए सी माइनस आर बाई 2 अल्फा 1 और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे कितना है, आर अल्फा। तो रिलेशन क्या हो जाएगा आपके पास, आर अल्फा इक्वल टू ए सी माइनस आर बाई 2 अल्फा 1। तो ये आपका रिलेशन और लिख देते हैं, आर अल्फा इज इक्वल टू ए सी माइनस आर बाई 2 अल्फा 1। ये 6 इक्वेशंस हो जाती हैं। बाय सॉल्विंग दीज 6 इक्वेशंस आप कोई भी पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली कैलकुलेशन तो थोड़ी लेंदी रहेगी। बाय सॉल्विंग दीज 6 इक्वेशंस वी कैन फाइंड ऑल पैरामीटर्स। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता था इस प्रॉब्लम के थ्रू कि किस तरीके से इसमें इक्वेशंस लिखी जाती हैं। बाकी फिर आगे जो भी आपको वैल्यूज़ गिवन हो उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स तो आपको आती ही है, फिजिक्स आपको इसकी क्या है वो मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और इस तरह के क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टी